आज हम आपको कक्षा 7 का पाठ नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है पादपों में पोषण। यानी जो पादप होते हैं वो भोजन के रूप में किस जल एवं खनिज लवणों को लेते हैं, तो उनमें जो पोषण है वो किस प्रकार का होता है, किस तरह का होता है, वो हम आज आपको बताएंगे। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो भोजन के वे घटक जो शरीर के लिए आवश्यक हों, अर्थात सजीवों के लिए, हमारे जो पादप होते हैं वो भी सजीव होते हैं, और पादपों के लिए आवश्यक घटक जिनसे कि वो अपनी ऊर्जा प्राप्त कर सकें, कार्य करने की शक्ति प्रदान हो सके, वो सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, भोजन के ये घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, भोजन के वे घटक जो शरीर के लिए या सजीवों के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। जो पादप होते हैं वो स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। मानव सहित कोई भी अन्य प्राणी मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादप अथवा पादपों का आधार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। जो मानव होता है वह पादपों पर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, अर्थात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों ही तरह से जो मनुष्य है वह भोजन के लिए क्या होता है, भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करता है। अब भूजो क्या सोच रहा है? भूजो और पहेली जो दो काल्पनिक पात्र हैं, भूजो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। जो भूजो नामक व्यक्ति है, भूजो नामक जो लड़का है, वो सोच रहा है कि जो पादप हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये क्या करने जाते हैं, हमारी जैसी एक्टिविटियां तो ये करते ही नहीं हैं, जबकि सजीव हैं। तो देखिए, पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ आपके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ये सभी जो पदार्थ होते हैं जिनसे वो भोजन बनाते हैं, वो सभी वातावरण में स्थित होते हैं जिनसे वो भोजन बना लेते हैं। अब देखिएगा, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। यानी रखरखाव, यानी जो भोजन है, अर्थात पोषक तत्व जो होते हैं वो सजीवों को शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों को सही करने के लिए, रखरखाव के लिए समृद्ध बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अर्थात सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो विधि है, सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो विधियां हैं वह पोषण कहलाती है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं पोषण कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, तो यह विधि स्वयं संश्लेषित, अर्थात भोजन को स्वयं संश्लेषित करने की जो विधि है वह स्वयं पोषण कहलाती है। अतः हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा, अतः ऐसे पादपों को स्वयंपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें विषमपोषी कहते हैं। अर्थात कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर, अर्थात दूसरे पादपों पर द्वारा संश्लेषित करते हैं। जैसे मनुष्य है, वह अनाज के दानों पर क्या है, अनाज के दानों पर आश्रित है, और अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। जो सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते वह विषमपोषी कहलाते हैं। अब जो पहेली है वो क्या जानना चाहती है, जो पहेली है वो सोच रही है, उसने थोड़ा दिमाग लगाया है। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज से अलग अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अर्थात जो हमारा शरीर है, हम भी तो सजीव हैं, हम भी पादपों की तरह सजीव हैं, लेकिन फिर भी पहेली सोच रही है कि हम पेड़ों की तरह अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते, जबकि हमारा जो भोजन है वो हमारी माएँ बनाती हैं। अब देखिएगा, और माएँ जो बनाती हैं
वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण से नहीं बल्कि अनाज के दानों से बनाती हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक इनका स्थानांतरण किस तरह से होता है? अर्थात तो जिस तरह से अनाज के लिए हमें मंडियों में जाना पड़ता है, उसी तरह से जो पहेली है वो ये सोच रही है कि जो पेड़ होते हैं वो अपने भोजन के लिए जो कच्चा माल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, किन फैक्ट्रियों से लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। अर्थात जो पादप होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, और जो पादपों में खाद्य संश्लेषण का जो प्रक्रम है उसका नाम प्रकाश संश्लेषण होता है। अर्थात प्रकाश को संश्लेषित करके वो अपना भोजन बनाते हैं। अब देखिएगा, पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जो पत्तियां हैं वो पादपों की क्या है? खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल खनिज लवण या खनिज मूल या जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। भूजो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती एक किस प्रकार पहुंचते हैं। भूजो ये जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जो जल है, अर्थात जड़ के द्वारा जो लिया गया जल है वह ऊपर कैसे पहुंचता होगा, किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। तो देखिएगा, जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से ये पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड उनमें प्रवेश करती है। अर्थात जिस तरह से हमारे सजीवों में, मनुष्यों में जो ऑक्सीजन होती है वो नाक के माध्यम से शरीर में जाती है, उसी तरह से पादपों में यह पत्तियों के नीचे जो पत्तियों का सामने का जो पृष्ठ होता है उसका उल्टा करके हम जब देखते हैं तो उसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो हमारे पत्तियों के लिए एक तरह से नाक का कार्य करते हैं। अर्थात उसमें से हम ये कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में स्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह जाती है। अब देखिएगा, कोशिकाएं क्या होती हैं। तो देखिएगा, जो ये डायग्राम बना हुआ है नीली पट्टी में, ये कोशिका को जिस तरह से किसी भी, हम ये कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। कुछ जीव एकमात्र एक कोशिकीय से बने होते हैं और कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित सुस्पष्ट संरचना होती है जो इसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेल के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। जो केंद्र होता है वह जेल के समान एक पदार्थ के द्वारा घिरा होता है जिसे केंद्र के चारों ओर जेल के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अर्थात जो कोशिका होती है वो इस तरह की होती है, चित्र में दिखाया गया है इस तरह की होती है। आप क्या देखिएगा, कोशिका को हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि उसका आकार छोटा होता है, लेकिन हम खुली हुई आंखों से हमारे चित्र को तो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चित्र में जो वो है, अपनी चित्र जो बनाया है यह सूक्ष्मदर्शी से देख करके इस पर चित्र छापा गया है। ये माना जाता है किस तरह से जाता है, सजीवों का निर्माण जिस तरह कोशिकाओं से होता है। अर्थात जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मकान का निर्माण ईंटों से होता है, उसी तरह से सजीवों का निर्माण भी कोशिकाओं से होता है। और जो कोशिकाएं होती हैं उनकी आकृतियां निश्चित नहीं होती। कोशिका के बीच में एक सुसंगठित एक गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक के बाहर पाए जाने वाली एक पतली झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। अर्थात केंद्रक के बाहर यहाँ झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। और केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाला द्रव्य का मतलब है एक तरह का द्रव्य यानी पदार्थ पाए जाते हैं छोटे छोटे, है ना, उन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब देखिएगा हम आगे देखेंगे। अब यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। यानी कोशिकाओं को, यानी इतनी सी बात को समझाने के लिए कहा गया है कि कोशिका क्या होती है। यानी जो पत्तियों के नीचे पाए जाने वाले जो छिद्र हैं वह द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे द्वार को रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं?
रंध्र कहते हैं, और ये छिद्र द्वार कोशिकाओं के द्वारा अर्थात द्वार के समान कोशिकाएं होती हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल, खनिज, लवण और वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाएं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अर्थात पादपों में किस तरह से खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, खाद्य पदार्थ किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसके लिए हम अध्याय 11 पढ़ेंगे। अब देखिएगा जो पहेली है वो क्या सोच रही है। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादपों के दूसरे भाग नहीं, यानी पत्तियां होती हैं वो ही खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, और भाग जैसे तना है, फूल है, फल है, वो पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर सकते। ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं? तो देखिएगा, पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है। जिस तरह से हम हमारे सारे भोजनों को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि उसमें एक विशेषता पाई जाती है कि वह सुरक्षित रखता है भोजनों को, इसी तरह से पत्तियां भी भोजन को इकट्ठा रखती हैं, भोजन बनाती हैं। अर्थात पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अर्थात पत्तियों की कोशिकाओं में एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो पत्तियां होती हैं वह क्लोरोफिल जो उनमें उपस्थित होता है उसकी सहायता से सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में और कार्बन डाई की उपस्थिति में क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसका संश्लेषण करती हैं। तो इसलिए खाद्य संश्लेषण अर्थात भोजन का निर्माण करती हैं, भोजन को संश्लेषित करती हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। यह पृथ्वी पर कैसा है? अद्वितीय का मतलब है इसके समान और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि अन्य सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। सजीव जो हैं अधिकतर किसी न किसी पर आश्रित होते हैं। पत्तियों के द्वारा, यानी जो पत्तियां होती हैं वो किसी अन्य से सामान नहीं मांगती, वो अपने सामान से खुद ही भोजन बनाती हैं, इसलिए यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संग्रहित की जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सभी हमारे लिए भी प्रकाश जरूरी है, हम प्रकाश से ही देख सकते हैं, प्रकाश से ही सब कुछ कर सकते हैं। उसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं वह भी प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे सजीव तो बचेंगे ही नहीं, लेकिन उन पर आधारित जो सजीव हैं उनका भी जीवन संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी पादपों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। अर्थात हमारे द्वारा ली जाने वाली जो ऑक्सीजन है, मनुष्यों के द्वारा ली जाने वाली जो ऑक्सीजन है वह भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उससे ऑक्सीजन निकलती है और उस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, तब जा कर के हमारा जीवन संभव है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमारा परोक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जीवन संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यह बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं और इस प्रक्रम को हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। हमारे लिए जो ये समीकरण है यह एक स्टार है। हमारे लिए जो ये समीकरण है यह स्टार है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल से मिलती है। जल, खनिज, लवण, जो जल होता है यह जड़ों के द्वारा
धरती से सोख लिया जाता है और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेकर और क्लोरोफिल आपस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, इस प्रक्रम में कुछ ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है जिसे हम हमारे सजीव श्वसन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में, जो कार्बोहाइड्रेट है वह अंततः पत्तियों में मंड का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मैं पिछले क्लासों में ये बताया था कि हमारे इस पृथ्वी पर जो कार्बोहाइड्रेट अनेक रूपों में पाया जाता है और अत्यधिक ज़्यादातर मंड एवं शर्करा के रूप में पाया जाता है, के रूप में संचित होता है, अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अब देखिएगा पत्ती जो होती है वो इस तरह की होती है। इस पत्ती में हम जब नीचे को देखते हैं तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस तरह का छिद्र होता है और इस छिद्र के चारों तरफ यहाँ जहाँ हमारे द्वारा कर्सर चलाया जा रहा है यहाँ पर द्वार कोशिकाएं होती हैं और ये द्वार कोशिकाएं रात के समय पर बंद हो जाती हैं। यही कारण है, क्यों, यही कारण होता है कि पेड़ पौधे रात्रि को भोजन नहीं बनाते। द्वार कोशिकाएं पत्ती की काट और द्वार कोशिकाएं रंध्री द्वार, ये जो छिद्र है बीच में जहाँ हमारा जो कर्सर है रखा हुआ है वह छिद्र होता है पत्तियों में, जिसके द्वारा हमारी जो पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी यानी वायुमंडल से अंदर लेती हैं। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र। अब देखिए, हाँ जी, अब देखिए जाते हैं पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है और स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिएगा एक पादप खड़ा हुआ है, वह सूर्य से सौर ऊर्जा ले रहा है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और जड़ों के माध्यम से पानी ले रहा है, खनिज लवण ले रहा है और खनिज लवण लेकर के पत्तियां अपना भोजन स्वयं बना रही हैं और एक नए फूल का निर्माण हो रहा है, नए फूल का निर्माण हो रहा है, अर्थात पादप जो है वह वृद्धि कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसका, अर्थात हम ये कह सकते हैं अपनी भाषा में बोलें तो पादप का यह पत्तियां रसोई घर होती हैं, जल एवं खनिज लवण मिल रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए चित्र व्यवस्था, प्रकाश संश्लेषण को दिखाया गया है इस छोटे चित्र में। अब देखिएगा आगे क्रियाकलाप दिया हुआ है। देखिएगा भूजों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां, जो भूजो है वो देख रहा है कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी तथा भूरे रंग की होती हैं। यह जानना चाहता है कि इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो होता है। तो देखिएगा जो पत्तियां होती हैं उन सभी में प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन उन पत्तियों का रंग उनके वर्णक की वजह से होता है, यानी जो वर्णक है उनमें अलग प्रकार का पाया जाता है। इस कारण से उनमें वर्णक अलग प्रकार का पाए जाने के कारण उनका जो रंग है वो अलग हो सकता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में, अर्थात यदि अन्य पादप, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनके अन्य भाग जैसे तना है वह हरा रहता है तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क और सूल रूपी होती हैं। जो पत्तियां होती हैं वो सूल अर्थात सूर के रूप में होती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इन जो पादप होते हैं इनका जो क्योंकि जो पत्तियां होती हैं इनकी सूर रूप की होती हैं, कांटेनुमा होती हैं, और जो कांटेनुमा जो पत्तियां होती हैं तो कांटेनुमा पत्तियां कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती और प्रकाश संश्लेषण यदि नहीं कर पाएंगी वो, तो इसलिए उनका जो तना होता है वह हरे रंग का होता है और वह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। क्रियाविधि 1.1। अब देखिएगा क्रियाविधि। एक प्रकार के पादप के 2 गमले लीजिए, अब उन्हें अंधकार में 72 घंटे के लिए रख दीजिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आप कक्षा 6 में कर चुके हैं। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब इस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। आप उन्हें उसकी पत्तियों की आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखो। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल
होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण तो होगा ही, लेकिन यदि उनका रंग हरा नहीं है तो उनमें, इसका मतलब यह है कि हरे रंग के वर्णक को दूसरे रंग के वर्णक ने ढक लिया है, अर्थात उसको प्रभावी नहीं होने दिया है, इसलिए उनकी पत्तियों का रंग अलग है। जबकि प्रकाश संश्लेषण प्रत्येक पत्ती में होता है। और ये आयोडीन परीक्षण की जो विधि है यह आपके लिए कक्षा 6 में दी गई थी। आयोडीन परीक्षण का मतलब ये है कि इसमें 2 गमले ले लो, एक को अंधकार में रख लो, एक को प्रकाश में रख लो। तो अंधकार में रखने के बाद आप जब उस पत्ती में आप आयोडीन चेक करोगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट चेक करोगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, जबकि प्रकाश वाले में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना रही है। जो गमला है जिसमें लगा हुआ पादप है वो भोजन बना रहा है, जबकि दूसरे में लगा हुआ जो वो है वो भोजन नहीं बना रहा है। अब देखिएगा, हमने गीली दीवारों पर, तालाब तथा ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंखी कई पादप जैसे पादप देखे होंगे, अर्थात आपने कदों देखी होगी। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना देखिएगा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? अर्थात जो शैवाल होती है, हमने देखा होगा जलाशयों में एक हरे रंग की एक कदों पाई जाती है जिसे शैवाल कहते हैं, है ना। इनका रंग हरा होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे रंग की दिखाई देती हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो पादपों में पाए जाने वाली जो शैवाल है वह भी क्या बनाती है? वह भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनता किस किस से है? वो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन, अर्थात जो प्रोटीन है वो किससे बनता है? नाइट्रोजन से। तो प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। और पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? यदि याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं करते। यानी जो हमारा वायुमंडल है उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, लेकिन इसका जो इसका संश्लेषण है वो पेड़ पौधे सीधे नहीं कर सकते, अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ अवशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक में खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की, आपने देखा होगा जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में क्या करते हैं? नाइट्रोजन उर्वरक डालते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी ना हो। अब देखिएगा आगे, मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठक जैसे प्रोटीन व वसा का संश्लेषण कर लेते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं? वो पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य व अन्य प्राणी की तरह ये पादप भी पोषण करने के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं अर्थात दूसरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे चित्र 1.5 को ध्यान से देखिएगा। क्या आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं पर लिपटी हुई रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरवेल का पादप है जिसे क्लोरोफिल नहीं होता। अर्थात हमने देखा है हमारे गाँवों में और हमारे शहरों में हमने देखा है कि कुछ पादपों पर धागे नुमा पीले रंग की एक संरचना छा जाती है कुछ पादपों पर, जिसे अमरवेल का पादप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अमरवेल का पादप। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यह
भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होते हैं, अर्थात ये जिस पादप पर पड़ी होती है उसी से उसका भोजन ले जाती है, और इसी कारण से वह पादप सूख जाता है ना। क्यों? क्योंकि यह अपना भोजन अब उससे से छीन लेती है। जिस पर यह आरोहित होती हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित रख देते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। हम एवं अन्य जंतु देखिएगा, इसमें अमरबेल का चित्र दिखाया गया है, जैसा कि आपको देख सकते हो। ऐसे आप कई जगह और कई पेड़ पौधों पर भी देख सकते हैं। ये जो अमरबेल होती है यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, यह जिस पादप पर रहती है उस पादप से अपने भोजन को, उसके भोजन को छीन लेती है। अब देखिएगा आगे, हाँ जी देखिएगा, जो अमरबेल भी एक प्रकार के परजीवी हैं, आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। जो पहेली है वो क्या कहना चाह रही है, देखिएगा पहेली क्या चाह रही है। तो देखिएगा जो पहेली है वो क्या जानना चाहती है। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं। तो देखिएगा जो पहेली है वो जानना चाह रही है कि ये जो जीव हैं ये भी कैसे हैं, परजीवी हैं क्या, अर्थात ये दूसरों से वैसे भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो ये परजीवी हैं। तो इस तरह से अब इसका जो वो है, अब हम आगे दूसरे पार्ट में देखेंगे। आगे जो पार्ट है, जो शेष रहा पार्ट है, उसे हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।